एल्फामेंटर क्लासेस में अपन डिस्कशन कर रहे हैं ठोस अवस्था के बारे में, सॉलिड स्टेट। और मैं प्रवीण शर्मा आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, किस आधार पर अपन पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनका डिवीजन करते हैं, और क्या चीज अपने पास में यहाँ पर जो ठोस होते हैं उनसे रिलेटेड अपने पास में सारी स्टडी आएगी कि ठोस में क्या क्या गुण होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस में कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं, और ठोस किस किस प्रकार की अपने पास में ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, उससे कितने प्रकार के जालक बनते हैं, जालकों के कितने प्रकार हैं, कितनी एकक कोष्टिकाएं हैं, और उन एकक कोष्टिकाओं के बीच में जो त्रिज्या और जो अपने पास में भुजा, इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, ये सारा का सारा अपन स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। सबसे पहले अपन लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए पदार्थ की अपने पास में जो है वो 5 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो जो पदार्थ होता है उसकी अपने पास में क्या होती हैं कि कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बीईसी। तो यहां पर अपने पास में जो प्लाज्मा अवस्था है और जो बीईसी है, ये तो अपने पास में नई अवस्थाएं हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं को मान्यता दी गई है। तो पदार्थ की कुल मिलाकर के वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने जो स्टडी है, जो हायर स्टडी है, उसके अंदर तो प्लाज्मा और बीईसी आता है। प्लाज्मा में आपने सुना होगा कि जैसे ब्लड प्लाज्मा, कि किसी को कोरोना हो गया तो ब्लड प्लाज्मा का डोनेशन किया जाता है, ये आपने वर्ड सुना ही होगा। तो ये अपने पास में प्लाज्मा एक अवस्था होती है पदार्थ की, और एक बीईसी अपने पास में होती है। इन दो अवस्थाओं के बारे में जो है ये अपने पास में यहाँ पर ये देख लीजिए कि प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है, जब गैसीय परमाणु और उसके आयन और इलेक्ट्रॉन ये आपके पास में सम्मिलित अवस्था के अंदर हो, तो ये अपने पास में क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। गैसीय परमाणु, उसके आयन और इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास में गैस और द्रव्य के बीच की एक अवस्था होती है ये। तो ये इस तरह से अपने पास में यहाँ पर गैसीय परमाणु, उसके आयन और जो उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने पास में कहलाती है प्लाज्मा अवस्था। फिर अपने पास में आती है बीईसी। जिसका फुल नेम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अपने पास में होता है। इसमें क्या होता है कि जो बोसोन कण होते हैं, बोसोन के जो कण होते हैं, उसको यदि अपन -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें तो ये पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है। तो बोसोन कणों को अपन -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दें तो जो अवस्था प्राप्त होगी वो बीईसी कहलाती है। तो ये दो अवस्थाएं हैं, ये मॉडर्न अपने पास में उसमें स्टडी में आती है।
मेनली अपने पास में यहाँ पर इस चैप्टर में जो है वो मुख्यतः ठोस अवस्था अपने को पढ़नी है और मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में अपना पूरा डिस्कशन चलेगा। ये 2 अवस्थाएं मैंने आपको साथ में बताई है। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर लेते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाओं का वर्गीकरण 2 सार्वभौमिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? तो 2 सार्वभौमिक प्रवृत्तियों के आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। अब ये 2 सार्वभौमिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? जिसमें अपने पास में पहली आती है पारस्परिक आकर्षण और दूसरी आती है अपने पास में पलायन प्रवृत्ति। तो पारस्परिक आकर्षण और पलायन प्रवृत्ति ये 2 सार्वभौमिक प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर अपन क्या करते हैं, जिनके आधार पर और पदार्थ की 3 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पर चौथी और पांचवी मैंने आपको बता दी, मुख्यतः 3 अवस्थाओं का वर्गीकरण इनके आधार पर किया जाता है। पारस्परिक आकर्षण का मतलब यह है कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना है उन कणों के बीच में कितना आकर्षण है, यह पारस्परिक आकर्षण कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि अपन ये देखें कि जो पदार्थ आपके पास में यहाँ पर बना हुआ है उसके कणों के बीच में एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति, एक दूसरे से भागने की प्रवृत्ति जो है ये पलायन प्रवृत्ति कहलाती है। तो इस आधार पर अपने पास में 3 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। साथ में इनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है वो भी यहाँ पर इन अवस्थाओं के वर्गीकरण में सहायक है। तो यहाँ पर मेनली अपन प्रवृत्तियों की बात करते हैं, पारस्परिक आकर्षण और पलायन प्रवृत्ति। सबसे पहले अपन यहाँ पर लेते हैं कि जो अपने पास में गैसीय अवस्था है उसके अंदर क्या होता है। गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत कम होती है। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इनके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की तो ये स्थिति है। अब प्रवृत्तियों की बात करते हैं अपन। इनमें क्या होता है कि कणों के बीच में पारस्परिक आकर्षण बल बहुत कम होता है, एक दूसरे से दूर भागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जैसे कमरे में आपने परफ्यूम छिड़क दिया तो परफ्यूम छिड़कते ही क्या होता है कि परफ्यूम छिड़कते ही और परफ्यूम के जो कण होते हैं गैस के वो एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपने पास में पलायन प्रवृत्ति का मान पारस्परिक आकर्षण के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। पलायन प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है।
पारस्परिक आकर्षण के कंपैरिजन में पलायन प्रवृत्ति का मान बहुत ज्यादा होता है। गैस के कण जो होते हैं इनकी न तो कोई आकृति होती है न कोई अपने पास में शेप होती है, तो ये आकृति विहीन होते हैं, न इनका कोई निश्चित आयतन होता है। इनका निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता, तो ये अपने पास में क्या कहलाती हैं, ये अपने पास में यहाँ पर गैसीय प्रवृत्ति। इसलिए पलायन प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण से इनके कण दूर दूर होते हैं, तो इनके कणों के बीच में दूरी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि पलायन प्रवृत्ति का मान आकर्षण की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ये अपने पास में हो गई गैसीय अवस्था। फिर अपन लेते हैं द्रवावस्था की, लिक्विड स्टेट होती है, उसमें क्या होता है, द्रवावस्था। द्रवावस्था में क्या होता है कि आपके पास में कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो कणों में कुछ स्थितिज ऊर्जा भी होगी, कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी। तो ये अपने पास में इसमें दोनों तरह की ऊर्जाएं अपने पास में होती है। इसमें पारस्परिक आकर्षण का मान पलायन प्रवृत्ति के लगभग बराबर होता है, इसलिए जिस पात्र में रख देते हैं उसका आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। पारस्परिक आकर्षण लगभग पलायन प्रवृत्ति के बराबर है। और इनमें लिमिटेड प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। तो पात्र के दायरे में इनमें प्रवाह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ये आपके पास में द्रवावस्था होती है। फिर अपने पास में आती है ठोस अवस्था, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो ये अपने पास में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में तीसरी अवस्था अपन लेते हैं इसकी, ठोस अवस्था। तो ये अपने पास में तीसरी अवस्था जो है वो ठोस अवस्था अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने पास में है ठोस अवस्था, चैप्टर का नाम भी यही है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा अपने पास में सर्वाधिक होती है।
तीनों अवस्थाओं में अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो इनके जीरो या शून्य या न्यूनतम अपने पास में क्या होती है, इनकी गतिज ऊर्जा आपको मिलती है। स्थितिज ऊर्जा इनमें सबसे ज्यादा होती है। फिर अपने पास में यहाँ पर पलायन प्रवृत्ति और इनमें, तो इनके कणों के बीच में पारस्परिक आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। आपस में ये भाईचारा बहुत ज्यादा रखते हैं, एक दूसरे से भागने की प्रवृत्ति कम होती है, एक दूसरे से जुड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये कण होते हैं, ये आपस में गुंथे रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, रिश्तों मोह माया में बंधे रहते हैं ये। तो ये रिश्ते निभाने वाले जो हैं ठोस के कण सर्वाधिक अपने पास में होते हैं, जो रिश्तों को पूर्ण निर्वहन करते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या होगा, इनमें पारस्परिक आकर्षण, पलायन प्रवृत्ति की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो पारस्परिक आकर्षण का मान पलायन प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा होता है, जबकि गैस में अपन ने पढ़ा था कि पलायन प्रवृत्ति जो होती है वो पारस्परिक आकर्षण से बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, इसको अपन इस तरह से समझाते हैं। तो पारस्परिक आकर्षण होगा जिसके कारण से ऐसा होगा। ये जो पारस्परिक आकर्षण होता है, इस पारस्परिक आकर्षण का जो नाम दिया जाता है वो अपने पास में कहलाता है यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण। तो इसको नाम दिया जाता है अंतर आणविक आकर्षण। तो ये अंतर आणविक आकर्षण के रूप में अपन इसको पहचानते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास में यहाँ पर किस तरह से। अब सबसे पहले अपन लेते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें कौन कौन से गुण अपने पास में पाए जाते हैं। तो पहले अपन यहाँ ठोस के गुणों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठोस के गुणों में सबसे पहला गुण अपने पास में क्या आता है, इनका निश्चित आकार व आयतन होता है तथा निश्चित द्रव्यमान होता है। तो सभी ठोसों में आपको ये गुण मिलेगा कि उनका मास फिक्स होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, फिक्स है, कभी नहीं बदलता। तो ये अपने पास में एकदम फिक्स है। इसी तरह से इनके अपने पास में आकृति आपको पता होगी कि किस तरह की आकृति है। जैसे आपके पास में जो मोबाइल है उसकी आकृति फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि रात को उसकी आकृति अलग हो जाती है, सुबह उसकी आकृति बदल जाती है। आकृति वही है जब आपने खरीदा था तब से लेके, अगर नहीं टूटा है, टूटने पे तो क्या होती है, आकृति झड़ जाती है, वो अलग बात है। तो अगर शुरू से लेके आपने जैसा खरीदा था वैसी ही आकृति का है, आकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इनकी आकृति निश्चित होती है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है, और तीसरा अपने पास में इनका आयतन भी निश्चित होता है। जैसे अपने पास में दूध नापने का लीटर है, तो 1 लीटर है, तो वो अपने पास में क्या है कि आप उससे दूध नापोगे तो 10 साल बाद भी नापोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, और 100 साल बाद नापोगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा। बस ये है कि वो घिस नहीं जाए। दूध वाले क्या करते हैं कि उसको घिस देते हैं। कैसे घिसते हैं, उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको यहाँ से घिस देते हैं, ऊपर से रगड़ देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आयतन में 50 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर का फर्क आ जाता है। तो
नीचे से तो घिस नहीं सकते, क्योंकि नीचे से घिसेंगे तो क्या होगा, पेंदा जो है वो अपने पास में निकल ही आएगा, तो पेंदे को नहीं घिसते। ऊपर से जहां वो खुला हुआ होता है ना, जैसे ये अपने पास में मान लो लीटर है, ये खुला लीटर है, अब इसको ऊपर से यहां से क्या किया, यहां से यूं फर्श के ऊपर घिस दिया, या कोई फाइलिंग लेकर के उससे घिस दिया, तो इसको घिस देते हैं, तो वहां से आयतन कम हो जाता है। और कुछ शाणे लोग बाग होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ नीचे जो है यहाँ मोच मार देते हैं, उसको किसी थोड़ी सी हल्का सा यूं कर देंगे, तो आयतन अंदर की साइड में कम हो गया। लेकिन अगर अपने पास में उसको घिसा नहीं जाए, उस पर मोच नहीं लगाई जाए, तो उसका आयतन निश्चित आयतन रहता है। तो ठोस जो होते हैं उनका आयतन निश्चित रहता है, भार निश्चित रहता है, आकृति भी उनकी निश्चित रहती है। ये अपने पास में जो भी सॉलिड है, उन सॉलिड में ये गुण आपको जरूर मिलेगा। फिर अपने पास में नेक्स्ट आता है इसके अंदर, ये असंपीड्यता प्रदर्शित करते हैं। नॉन कंप्रेसिबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, जैसे ये ठोस है, अब इसको यदि मैं दबाऊं यो, तो ये बताओ ये संपीड़ित होगा क्या, मतलब इसका आयतन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। संपीड़ित का मतलब है ये कंप्रेस हो जाएगा क्या, छोटा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ठोस जितने भी होते हैं उनमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। तो जो वास्तविक ठोस होते हैं, जिनको अपन ट्रू सॉलिड कहते हैं, उनमें असंपीड्यता का गुण, अर्थात उनको दबाया नहीं जा सकता, वो अपने पास में ठोस रहते हैं। तो यहाँ पर इनमें असंपीड्यता का गुण आपको मिलेगा। फिर अपने पास में आता है यहाँ पर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जैसे अपने पास में यहाँ पर क्या है कि अपन चाहे उसको चाहे जितना खींच के लंबा कर लें, छोटा कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपके पास में क्या होना चाहिए, ये अपने पास में होना चाहिए, यहाँ पर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये, कि अपने पास में अपन ने चाहा तो उसको अपन ने क्या है कि सोने वाला सोफा बना लिया, चाहा तो बैठने वाला बना लिया, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी ठोसों में नहीं पाई जाती। वो तो उनकी बनावट होती है, वहां स्प्रिंग वगैरह लगा करके, लोहा वगैरह लगा करके, और फिर अपने पास में उसको बना देते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर है कि मन चाही आकृति में परिवर्तन करना इनमें संभव नहीं है। कि आप चाहोगे आपका मोबाइल जो है वो मुड़ करके ऐसे गोल हो जाए, आप चाहोगे आपका मोबाइल जो है वो खींच करके ऐसा लंबा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने पास में इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये दृढ़ रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको आप बदल नहीं सकते, तो इनमें दृढ़ता पाई जाती है। तो ये कैसे होते हैं, ये दृढ़ आपको मिलेंगे। इनमें प्रवाह की प्रवृत्ति भी नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाएं, ऐसा नहीं है, तो प्रवाह प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये आपके पास में इस तरह से है। एक इनमें विसरण का गुण जो होता है वो नहीं होता, या होता है तो बहुत लिमिटेड होता है। तो ये नॉर्मली क्या है, विसरण गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं करते। ठोस अवस्था में
धातुओं को छोड़ करके, वो धातु छोड़ देना। ठोस अवस्था में जनरली ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जब सॉलिड होंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। धातुओं को इससे अपवाद में रख देना, धातुओं में विद्युत चालन होता है। तो ज्यादातर जो सॉलिड होते हैं उनमें धातु और ग्रेफाइट अपवाद के रूप में ले लेना। बाकी ज्यादातर जितने भी ठोस होते हैं जनरली उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ये आपके पास में कुछ गुण हैं जो ठोसों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं कि ठोस जो होते हैं वो अपने पास में दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। सॉलिड जो हैं, एक होते हैं वाष्पिक ठोस। वाष्पिक ठोसों में लगभग ये सारे गुण आपको मिलेंगे। और एक होते हैं अपने पास में सूडो सॉलिड, जिसको छद्म ठोस कहते हैं। छद्म ठोस जो होते हैं उनमें आपको ये सारे गुण नहीं मिलेंगे, इन गुणों में अपवाद मिलेगा। तो यहां पर अपने पास में जो ठोस होते हैं उनको अपन जनरल लैंग्वेज के अंदर वाष्पिक ठोस और छद्म ठोस में डिवाइड करते हैं। वाष्पिक ठोसों में उपयुक्त सारे गुण होते हैं। वास्तविक ठोसों में उपयुक्त सारे गुण पाए जाते हैं, जबकि छद्म ठोस जो होते हैं वो अपने खुद के भार से, और उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे आपने डामर देखा होगा। अब डामर जो होता है वो क्या होता है, वो अपने पास में अवाष्पिक ठोस है। खुद के भार से ही वो प्रवाहित होने लग जाता है। आप डामर को रख दो थोड़ी देर में तो वो ऐसे रखा रहेगा। सड़क वाला जो डामर होता है ना, उसको रख दो, फिर धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा और बहने लग जाएगा। तो खुद के भार से ही बहने लग जाते हैं। तो जो जबकि छद्म ठोस में उपयुक्त समस्त गुण का कुछ ही पालन होता है। अब अपन वास्तविक ठोस की बात करें तो जैसे वास्तविक ठोस के एग्जांपल में अपने पास में यहां पर आ जाएगा लोहा, तांबा, चांदी। लोहा, तांबा, चांदी, अपने पास में ये कुछ वास्तविक ठोस के एग्जांपल हैं। नमक आदि। अब अपन लेते हैं यहां पर छद्म ठोस। ये नॉर्मली अपने पास में कांच, एक तो कांच है, प्लास्टिक है, रबर है। तो कांच, प्लास्टिक, रबर, ये अपने पास में कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो छद्म ठोस को प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है कि इस तरह से अपने पास में वाष्पिक और छद्म ठोस जो हैं वो इन गुणों की
पूरी तरह पालना करने वाले वास्तविक हो जाएंगे, और इन गुणों को एक लिमिटेड अपने पास में एडिशन में मानने वाले, एक सीमा तक मानने वाले अपने पास में किसमें आ जाएंगे, छद्म ठोस के अंदर अपने पास में वर्गीकृत हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री में अपने पास में इनके नए नाम दिए गए हैं जो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। तो अपना डिस्कशन यहां पर है ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का ये तो पुराना वर्गीकरण है, बाय द वे पूछ ले तो ध्यान रखना, आजकल जो वास्तविक ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है, और जो छद्म ठोस है वो आजकल अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं। सॉलिड का क्लासिफिकेशन यहां पर किया जा रहा है। ठोस का जो वर्गीकरण है वो अपने पास में आजकल दो पार्ट्स में अपन करते हैं इसको। एक है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं, पुराने समय में इसको वास्तविक ठोस कहते थे। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको पुराने समय में अपन छद्म ठोस कहते थे। तो ये अपने पास में दो पार्ट्स में इसको आधुनिक रसायन में डिवाइड किया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब क्या होता है कि जो अपने पास में यहाँ पर इनके डिफरेंसेस हैं वो अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अपने पास में क्रिस्टलीय ठोस, ये जो होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होगी कि अपने पास में ये कैसा दिखाई देगा, काय केंद्रीय संरचना दिखाई देगी, या फिर षटकोणीय अपने पास में दिखाई देगा, या फिर अपने पास में ये घनीय दिखाई देगा। तो जो ज्यामितियां होती हैं वो इनकी फिक्स होती है, निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि अपने पास में एक ने देखा तो अपने को घनीय दिखाई दिया, दूसरे ने देखा तो षटकोणीय दिखाई दिया। एक निश्चित इनकी ज्यामिति होगी जिसको आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर ऐसा ये बना हुआ है, ऐसी इसकी ज्यामिति है, ऐसे इसके कणों की संरचनाएं हैं, ऐसे इसके कण व्यवस्थित हैं। तो और इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय में यहां कोई ज्यामिति नाम की चिड़िया ही नहीं होती। कहने का मतलब इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं है। आप ये देख करके माइक्रोस्कोप से ये नहीं कह सकते कि इनकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, ये घनीय प्रकार का होगा, ये षटकोणीय प्रकार का होगा, ये चतुष्कोणीय प्रकार का होगा, त्रिकोणीय प्रकार का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती। ये सबसे मेजर दोनों के बीच में अंतर है। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स नहीं होती, वो निश्चित अपने पास में नहीं होती। फिर अगला अपने पास में यहां पर डिफरेंस लेते हैं इसके अंदर। इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब जो इनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं जिनसे मिलकर के ये ठोस बनता है, उन कणों की एक नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होती है।
आपके पास में 3 डायमेंशन में वो कण एक दूसरे से जुड़ेंगे, जैसे ये जुड़ा, फिर इससे दूसरा जुड़ा, इससे तीसरा जुड़ा, ऐसे सामने कौन कौन से जुड़े, फिर इसके साइड में कौन कौन से जुड़े, एक नियमित व्यवस्था आपको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो इसमें अवयवी कण है वो अपने पास में एक सर्टेन उनमें ज्योमेट्री होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर अवयवी कण मान लीजिए ये है, पहले अपने पास में ये रेड वाला आया, फिर अपने पास में ये ब्लू वाला आ गया, ठीक है, फिर अपने पास में यहाँ पर ब्लैक वाला आ गया। अब मान लीजिए पहले ये ब्लैक वाला, पहले रेड वाला ही अपने पास में है, तो यहाँ पर अपने पास में ये फिर रेड वाला आ गया, फिर अपने पास में ये ब्लू वाले आ गए, फिर अपने पास में ब्लैक वाले आ गए। तीनों दिशाओं में ये अपने पास में रिपीट होते जाएंगे। तो अपने पास में इन अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपके पास में लाल आ गया, फिर अपने पास में काला आ गया, फिर नीला आ गया, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित व्यवस्था में ही ये आपके पास में हमेशा जुड़े हुए मिलेंगे। तो इनके अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अब आते हैं इसके अंदर अवयवी कण यादृच्छक यादृच्छक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे मेले में भीड़ होती है ना, वैसे अपने पास में होते हैं। तो मेले में भीड़ क्या होती है, ऐसे ही अपने पास में कोई व्यवस्थित नहीं होती कहीं पे अपने पास में। तो यहाँ पर अवयवी कण अपने पास में जैसे मान लीजिए ये कहीं भी आ जाएंगे, ऐसे ही यादृच्छिक रूप से अपने पास में है। तो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, रैंडमली प्रेजेंट है। तो ये रैंडमली अपने पास में इस तरह से इसमें उपस्थित रहते हैं। तो ये दूसरा अपने पास में यहाँ पर इनका मेजर डिफरेंस एक ही आ गया। तो ये अपने पास में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था है। इसमें जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है। इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास में यहाँ पर जैसे एक कण है, उसके पीछे देखते जाओ लगातार आपके पास में वैसे ही वैसे कण बहुत दूर तक, लॉन्ग रेंज तक आपको वैसे ही दिखाई देंगे। तो ये अपने पास में दीर्घ परास में मतलब बहुत लॉन्ग रेंज तक अपने पास में इनकी व्यवस्था नियमित बनी रहती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर नियमित व्यवस्था आ भी गई तो क्या होगा कि बहुत ही लघु परास के अंदर वो व्यवस्थित होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, पहली चीज है व्यवस्था नहीं है। और फिर भी अगर कहीं इक्का दुक्का कण व्यवस्थित मिल गए तो उस केस में भी क्या होगा कि वो अरेंजमेंट बहुत ही शॉर्ट अपने पास में डिस्टेंस के अंदर होगा, बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर होगा। थोड़ा सा दूर जाते ही व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी।
तो इसलिए इसमें व्यवस्था अगर मिलेगी तो बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर लघु परास में आपको ये व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने पास में देखिए कुछ मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। अब अपने पास में और मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं अपन। इनमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलियों के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं विषम देशिकता। तो विषम देशिकता का गुण क्रिस्टलीय वाले में होता है। इसका मतलब है क्रिस्टल में किसी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण भी समझ लीजिए कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कण भिन्न भिन्न व्यवस्थित होते हैं। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में जो अवयवी कण होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने पास में उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए अपने पास में इसमें ऐसा होता है। जैसे सपोज कीजिए यहां पर अपने पास में एक सिंपल सी अपन बात करते हैं कि आपके पास में ये जो कण है ये मान लो ए है, और दूसरे अपने पास में ये जो है ये बी वाले मान लेते हैं अपन, ये है। अब आपके पास में व्यवस्था कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ये बी के कण अपने पास में व्यवस्थित हैं, फिर ए के कण व्यवस्थित हैं, फिर वापस अपने पास में बी के कण व्यवस्थित हैं, फिर वापस अपने पास में ए के कण व्यवस्थित हैं, अब कोई एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर अपने पास में एक पॉइंट ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, इससे अपन इस दिशा में जाते हैं और इससे अपन इधर जाते हैं। दो दिशाएं ले लिया अपन ने, भिन्न भिन्न में जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहे हैं, एक वाई एक्सिस की दिशा में जा रहे हैं। एक्स एक्सिस की दिशा में जाने पर आपको ए व बी कण मिलेंगे। तो गुण किसके अनुसार होंगे? ए व बी के अनुसार। क्योंकि यहां पर अपने को ए और बी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने पर केवल ए मिल रहा है। तो गुण किसके कारण से होगा? ए के कारण। तो बताइए ए बी के कारण गुण और ए के कारण गुण सेम होंगे या अलग अलग? अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ गुणों का कारण है ए और वहां है
अल्टरनेट ए और बी, इसलिए वहां गुण आपको अलग मिलेंगे और यहाँ अलग मिलेंगे। तो देखिए अपन दो ही दिशाओं में गए और दोनों दिशाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न मिली, इसलिए गुणों में भिन्नता है। अब गुण का मतलब है जैसे गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, अपवर्तनांक हुआ, घनत्व हुआ, ये गुण आपके पास में किसके कारण से पैदा होंगे? ए और बी के कारण से। और इधर किसके कारण होंगे? केवल ए के कारण से, इसलिए गुणों में भिन्नता है। तो जब किसी क्रिस्टल में एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने पर कणों की व्यवस्था अगर भिन्न भिन्न मिले तो गुणों में भी अलग अलग दिशाओं में भिन्नता मिलेगी। इसी को विषम देशिकता कहते हैं। और विषम देशिकता का जो गुण है वो कौन प्रदर्शित करता है? वो क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने पास में, इस साइड के अंदर आ जाओ आप। अक्रिस्टलीय वालों में, अक्रिस्टलीय वालों में समदेशिकता का गुण मिलेगा आपको। इसमें समदेशिकता का पाया जाएगा। उसका कारण क्या है कि ठोस में किसी बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर यादृच्छिक रूप से ए व बी मिलेंगे। मतलब हर दिशा में रैंडमली ए और बी प्रेजेंट होंगे, तो हर दिशा में स्थिति एक जैसी होगी, इसलिए गुण भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में ये ठोस है, कोई नियमित व्यवस्था तो होती ही नहीं। तो आपके पास में यहाँ पर बी के कण जो है वो ऐसे अपने पास में बिखरे हुए हैं। ए के भी ऐसे ही रेंडमली बिखरे हुए हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाओ, इधर अपने पास में ए व बी यादृच्छिक है, और इधर भी। तो देखिए आप दो दिशाओं में गए, दोनों दिशाओं में ए व बी यादृच्छिक रूप से हैं, और ऊपर गए तो उधर भी ए और बी यादृच्छिक रूप से हैं। इसका मतलब दोनों तरफ कणों की व्यवस्था एक जैसी बिखरी पड़ी है, व्यवस्थित नहीं है, बिखरी पड़ी है, लेकिन एक जैसी व्यवस्था बिखरी हुई है। जैसे मान लीजिए आप किसी गली में जाते हो, किसी मोहल्ले में चले गए, वहां पर कचरा एक गली में बिखरा हुआ है, वैसा ही दूसरी में पीछे बिखरा हुआ है, वैसा ही तीसरी में है, तो आप कहोगे पूरा मोहल्ला ही गंदा है, क्योंकि सब तरफ एक ही जैसी अव्यवस्था है। तो यहाँ पर सब तरफ एक जैसी अव्यवस्था है, इसलिए सब दिशाओं में गुण क्या होंगे? समान गुण होंगे। किसी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने पर
तो किसी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने पर यादृच्छिक कणों की व्यवस्था एक जैसी होगी, जिससे अपने पास में यहाँ पर क्या करेंगे कि जिसके कारण से गुणों में भी आपको समानता मिलेगी। इसलिए अपने पास में यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, अपन समदेशिकता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, समदेशिकता गुण कहलाता है ये। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर मिस्टेक होती है। क्रिस्टल में विषम देशिकता का गुण होता है और जो अक्रिस्टलीय होती है उसमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ विदलन के बारे में। विदलन का मतलब यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा है अपने पास में, कि किस तरह से यहाँ पर ये इसके अंदर जो है, ये अपने पास में जो है किस तरह से कटा हुआ जो हिस्सा है वो अपने पास में यहाँ पर प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो यहाँ विदलन का मतलब है अपने पास में क्लीवेज, जिसको इंग्लिश में तो क्लीवेज कहते हैं अपन, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड है। तो यदि आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को काट देते हो तो क्रिस्टलीय ठोस कटने के बाद में एकदम तीखा धारदार हो जाता है। जैसे कभी लोहे को काटा होगा तो लोहा जहां से कटता है वहां एकदम तीखा हो जाता है, एकदम तीक्ष्ण और शार्प हो जाता है। ये अपने पास में कहलाता है साफ विदलन। तो इसमें कैसा विदलन मिलेगा आपको, यहाँ क्लियर क्लीवेज मिलेगी। काटने पर जो सतह है वो अपने पास में सपाट और तीखी हो जाएगी। जैसे लोहे को काटने पर एकदम से वहां पर ऐसा हो जाता है, तीखा तीखा सा हो जाता है, वैसा अपने पास में आएगा। तो इसमें जो विदलन होता है वो साफ होता है। अब अपन अक्रिस्टलीयों की बात करते हैं अपन। जो अक्रिस्टलीय हैं उनकी बात करते हैं। इनमें विदलन साफ नहीं होता, अस्पष्ट होता है। इसको कहते हैं संखाब विभंग, हिंदी में इसका नाम है संखाब विभंग। और यदि मारवाड़ी में अपने पास में जानना चाहो या मतलब अपने पास में लोकल लैंग्वेज में जानना चाहो तो यो कह दो उबड़ खाबड़। जो उबड़ खाबड़ होता है ना वो हो जाता है ये, तो ये उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो जब काटते हैं तो उबड़ खाबड़ हो जाता है। जैसे कांच को काटते हैं तो कांच की सतह जो आपने हो है वो आपने देखी होगी, ऐसे हो जाती है, एकदम सपाट नहीं होती। ऐसे अपने पास में यहाँ पर सतह के ऊपर जो है वो इस तरह से ये उबड़ खाबड़ सा बन जाता है। तो इसको अपन हिंदी में कहते हैं संखाब विभंग हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर विदलन आपको इस तरह का मिलेगा। फिर अपने पास में इसके अंदर एक गुण और आता है, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र जिसको अपन कहते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके शीतलन वक्र जो होते हैं वो नियमित नहीं होते।
तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, इनमें दो स्थानों पर ब्रेक पॉइंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर मतलब टूटने वाले बिंदु, कर्व चलेगा लेकिन चलते चलते वहां पर क्या होगा, एकदम से अपने पास में परिवर्तन आ जाएगा। जिस बिंदु पर अचानक परिवर्तन आएगा उसको अपन कहते हैं ब्रेक पॉइंट। तो इसमें अपने पास में टूटन बिंदु जो है, हिंदी में टूटन बिंदु आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल कर लिया, ब्रेक पॉइंट आपको मिलेंगे इसके अंदर। ब्रेक पॉइंट का मतलब है टूटन बिंदु, टूटने वाले बिंदु आपको वक्र में मिलेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहां पर अपने पास में लेते हैं, सबसे पहले अपने पास में यहां पर ये ठोस है, इसका टेम्परेचर अपन कम कर रहे हैं, ये तापमान है, इधर बढ़ रहा है नीचे कम हो रहा है। और ये अपने पास में है प्रोग्रेस, प्रगति, ये प्रोग्रेस है इस साइड में। ये अपने पास में यहां पर ठोस है, सॉलिड है, नहीं ठोस नहीं है, द्रव है। द्रव का तापमान जैसे जैसे अपन कम करते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर अपन जैसे जैसे कम करते हैं, वैसे वैसे अपने पास में क्या होता है कि ये कम होता जाता है, द्रव ठंडा होता जाता है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर वो ठोस में परिवर्तन होने लग जाता है। जब ये ठोस में परिवर्तित होगा तो उस केस में इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अपने पास में यहां पर है बी पॉइंट, ए से बी द्रवावस्था है, लेकिन बी अपने पास में क्या है, बी अपने पास में है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का आरंभ बिंदु, क्रिस्टलीय ठोस निर्माण का आरंभ बिंदु है ये। जब तक पूरा द्रव सॉलिड में नहीं बदल जाएगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये क्रिस्टलीय ठोसों में गुण मिलता है। जैसे आप पानी को ठंडा करते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के पानी बर्फ में जमने लग जाता है। जब तक पूरा पानी बर्फ में नहीं जम जाएगा तब तक क्या होगा, तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पूरा पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद में टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उस दरमियान जमने के दौरान, ठोस बनने के दौरान तापमान 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो जाता है। ये अपने पास में यहां पर क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण हो गया। सी पॉइंट वो है जहां पर क्रिस्टलीय ठोस बन गया, ठीक है। अब टेम्परेचर कम हो सकता है, ठोस बनने के बाद पूरा लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो गया उसके बाद टेम्परेचर कम किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, बी से सी का जो हिस्सा है ये अपने पास में है द्रव प्लस ठोस, और सी से डी क्या है, ठोस। ए से बी था द्रव, ये वाला, और बी से सी द्रव प्लस ठोस, और सी से डी केवल सॉलिड। और बी क्या है, बी है क्रिस्टल ठोस निर्माण बिंदु। और सी है क्रिस्टल ठोस पूर्ण होने का बिंदु। तो देखिए दो पॉइंट आ गए, ब्रेकिंग पॉइंट बी और सी। कर्व अपने पास में लगातार यूं नीचे सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन यहां पर आने पर अपने पास में बी पे ब्रेक लग गए, फिर कांस्टेंट चला गया, फिर ब्रेक लग गए, फिर नीचे चला गया। तो दो ब्रेक पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। ये अनियमित वक्र होता है, नियमित वक्र नहीं होता। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर हो जाता है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। इधर अपन आते हैं यहाँ पर शीतलन वक्र के अंदर।
इसमें नियमित होता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेगुलर आपको मिलेगा। तो ये शीतलन वक्र इसमें नियमित आपको मिलेगा, एक फ्लो के अंदर ही चलता जाएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर ये शीतलन वक्र के अंदर भी इनमें भिन्नता पाई जाती है। एक अपने पास में इनके जो गलनांक होते हैं उसमें आपको भिन्नता मिलेगी। इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर तापमान पर ये पिघलता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको मेल्ट करने का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। जैसे अपने पास में बर्फ है, बर्फ को कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलाते हैं, 0 पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तक बर्फ पिघलनी शुरू करती है, तापमान आप कितना भी गर्म कर लो उसको, कितनी भी बाहर से हीट दे दो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तापमान नापोगे तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस दौरान जो भी ऊष्मा दी जाती है, जो भी ताप आप बाहर से दे रहे हो, वो तापमान नहीं बढ़ाएगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रखेगा। इस दौरान दी गई ऊष्मा, दिया गया ताप उसके अवस्था परिवर्तन के काम आता है, उसकी स्टेट चेंजिंग के काम में आता है। इसलिए वहां पर क्या होता है, तापमान स्थिर बना रहता है। तो जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसलिए इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। एग्जैक्ट अपने पास में एक पॉइंट के ऊपर ही वो अपने पास में मेल्ट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 0 से 5 डिग्री के बीच में मेल्ट होती है, गलत। बर्फ एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। जब तक पूरी नहीं पिघल जाती, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस दौरान जो भी ऊष्मा अपन उसको देते हैं, वो उसकी अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव में परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, तापमान बढ़ाने में काम नहीं आती। इसको अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है ये। तो इस तरह से अपने पास में यहाँ ध्यान रखना, इनके गलनांक जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पिघलता है। और इनके जो गलनांक होते हैं वो तीक्ष्ण नहीं होते। गलन की जगह गलनांक लिख लो, यहाँ पर इधर भी गलनांक लिख देते हैं अपन। किसी पर्टिकुलर अपने पास में टेम्परेचर पॉइंट के ऊपर ये अपने पास में मेल्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो गलनांक होते हैं वो एक रेंज में होते हैं।
जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, शीशा जो है उसको पिघलाना शुरू किया, तो शीशा अपने पास में लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गलना शुरू हो जाएगा। और आप जैसे जैसे उसको गर्म करते जाओगे तापमान भी बदलता जाएगा, 90 डिग्री कांस्टेंट नहीं रहेगा। 110 पे जाकर के वो थोड़ा सा बहने लगता है, 170 पर जाकर के वो पूरा पिघल जाता है। इसका मतलब शीशे का गलनांक कितना है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पिघला, 90 से पिघलना शुरू हुआ और 180 पे जाके पूर्ण रूप से पिघला, तो उसका गलनांक एक रेंज में हो गया 90 से 180। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पिघलता है, वो एक परास में पिघलता है। इसलिए अपने पास में क्या होता है कि अपन इसको क्या मानते हैं, इसलिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अपन ये मानते हैं कि वो अति शीतित द्रव्य हैं। जब उनको बहुत ठंडा कर दिया जाता है तब वो लिक्विड होते हैं, दिखते सॉलिड जैसे हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, उनको लिक्विड ही मानते हैं। इसी कारण इनको अति शीतित द्रव्य कहा जाता है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, अति शीतित द्रव्य कहलाते हैं, क्योंकि इनके गलने की टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि ये सभी तापों पर द्रव्य होते हैं। जब इनका ताप बहुत ठंडा कर दिया जाता है तो इनमें गति बंद हो जाती है, उस समय ये ठोस जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, बहुत ठंडे किए हुए द्रव्य हैं ये। तो ये अपने पास में यहाँ पर ये द्रव्य होते हैं। ये कैसे प्रूव करोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि ये अपने पास में द्रव्य होते हैं? कि ठोस जो है वो अति शीतित द्रव्य है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है? पुराने हवेलियां और महल जो राजाओं के बनाए हुए हैं, उनके महल वगैरह अगर आप देखो तो उसमें जो कांच है उसको चेक करो, जो 100 साल 200 साल हो गए ना, उन कांचों को चेक करो। उन कांचों को चेक करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? द्रव्य में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, तो कैसे सिद्ध करोगे ये अति शीतित द्रव्य हैं? इससे सिद्ध करेंगे अपन कि प्रवाह की प्रवृत्ति होती है द्रव्य में। अगर ये ठोस अति शीतित द्रव्य हैं तो बहने चाहिए, तो यहाँ पर इनके ऊपर के कांच आपको पतले मिलेंगे, नीचे के कांच इनके मोटे मिलेंगे। इसका मतलब ऊपर से ये नीचे की तरफ धीरे धीरे बह रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये अति शीतित द्रव्य हैं। पुरानी हवेलियों के कांच, खिड़कियों के और दरवाजों के जो कांच होते हैं वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो गए। जब उनको लगाया गया, जब उनकी मोटाई समान थी, लेकिन अब नीचे मोटाई ज्यादा है, ऊपर कम है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये द्रव्य हैं और लगातार बह रहे हैं, हालांकि बहने की रफ्तार धीमी है। इसलिए अपने पास में इसको अपन इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं, यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल। इसमें अपने पास में यहाँ पर एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी अपने पास में ठोस अवस्था में अगर हो तो वो अपने पास में किस में आएंगी? क्रिस्टलीय ठोस में आएंगी। जितने भी आयनिक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था के अंदर हैं, आयनिक यौगिक, वो सारे के सारे अपने पास में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये सारे के सारे आयनिक यौगिक P4S8
ये भी अपने पास में एक निश्चित संरचना होती है इसकी। ये ठोस अगर बनेगा तो ये ठोस भी अपने पास में किस में आएगा, क्रिस्टलीय ठोसों में आएगा। तो ये क्रिस्टलीय ठोस में आएगा। नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, SiO2, सिलिका जो कहलाता है। सिलिका अपने पास में यहां पर ये क्वार्ट्ज के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा क्वार्ट्ज घड़ियां, उसमें डलता है ये। तो ये क्वार्ट्ज घड़ियों में काम में आता है, ये क्वार्ट्ज कहलाता है। ये भी अपने पास में क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। तो ये अपने पास में यहाँ क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में अपने पास में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने पास में है डायमंड, ग्रेफाइट, बर्फ आदि। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये कुछ अपने पास में यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल्स, कांच, प्लास्टिक, रबर, पीवीसी, ज्यादातर जो पॉलीमर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। पॉलीस्ट्राइन, पॉलीस्ट्राइन, स्टेराइन जिसको अपन कहते हैं, ये भी अपने पास में पॉलीमर ही है। पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीथीन, इसके अलावा अपने पास में यहां पर आता है एक अपने पास में कांच से भी क्वार्ट्ज बनता है जिसको ग्लास क्वार्ट्ज कहते हैं, शीशा क्वार्ट्ज, वो भी अपने पास में अक्रिस्टलीय में आता है। ये क्वार्ट्ज है जो सिलिका का बनता है, वो शीशे का बनता है। तो शीशे वाला क्वार्ट्ज है वो अपने पास में अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर ही पाया जाता है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर पॉलीमर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे टेफ्लॉन है, ये अपने पास में इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।